नमस्कार दोस्तों, एवन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम सोशल साइंस का चैप्टर 2 कर रहे हैं, संघर्षकालीन भारत 1206 से लेकर 1757 तक। ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं। तो अगर हम इस चैप्टर में देखें तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले दिल्ली सल्तनत। कौन सी सल्तनत को? दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। और दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला जो वंश आता है वो आता है गुलाम वंश। कौन सा वंश आता है प्यारे बच्चों? गुलाम वंश आता है। इसमें कई तरह के वंश आते हैं, ठीक है, कई वंश आते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहला जो आता है गुलाम वंश। उसके बाद आएगा हमारा कौन सा? खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद में आएगा तुगलक वंश, फिर आएगा सैयद वंश, फिर आएगा लोधी वंश। तो सबसे पहले इनसे बात करने से पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत पर जो आक्रमण है वो आक्रमण किस किस टाइम पर हुए थे। तो भारत पर जो पहला अरबों का आक्रमण है वो पहला समुद्री आक्रमण हुआ था 636 ईस्वी। और जो दूसरा जो आक्रमण है जो जमीनी रास्ते हुआ था वो होता 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच में। ठीक है, ये दिया। इसका बैकग्राउंड में आपको कुछ बता देता हूँ। क्या होता है कि 711 ईस्वी में ईरान में खलीफा होते हैं वाजिद अली, और यहाँ पर श्रीलंका के एक राजा होते हैं। उन्होंने वाजिद अली के लिए कुछ गिफ्ट भेजे थे। अब जैसे ये गिफ्ट भेजे तो ये देवल के रास्ते से होते हुए ईरान के तरफ जा रहे थे वाजिद अली के पास। तो बीच में जो देवल के लुटेरे थे उन लोगों ने इन गिफ्ट को लूट लिया। तो इन गिफ्ट को जब लूट लिया तो ईरान के जो शासक हैं, वहां के शासक मंसूर हज्जाज, उन्होंने ये बोला, उन्होंने दाहिर से ये बोला कि आप है वो इन लुटेरों के ऊपर कोई कार्रवाई कीजिए। लेकिन दाहिर ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से उन लोगों ने इस मोहम्मद बिन कासिम यानी मंसूर हज्जाज है, इन्होंने अपना गवर्नर बनाकर, अपना सेनापति बनाकर इस मोहम्मद बिन कासिम को दाहिर के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। ठीक है, तो इसलिए 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया किस पर? सिंध के राजा दाहिर के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है, ये इनका कुछ बैकग्राउंड था। अगर हम इसकी बात करें नीचे, तो अब आता है हमारे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जो पहला वंश आता है वो गुलाम वंश आता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी कुछ चर्चा हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको गुलाम वंश क्यों बोला जाता है, ठीक है, इसको गुलाम वंश बोलने के पीछे कारण क्या है? तो ये गुलाम वंश इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये गुलाम था। किसका गुलाम था? ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का या महमूद गोरी का ये क्या था? गुलाम था। इसके पीछे की बैकग्राउंड हम फिर कभी देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं गुलाम वंश के बारे में। तो हमारी जो चर्चा शुरू होती है वो होती है गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत में पहला जो हम वंश पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम गुलाम वंश। याद रखिएगा इनका टाइम पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड चलता है ये 1206 से लेकर 1290 तक चलता है। ठीक है, और उसके बाद आएंगे 1290 में इनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। और इनके बाद में जो आएंगे वो आएंगे खिलजी वंश। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ये आपने नाम सुने होंगे। ठीक है, तो ये 1290 में जो आएंगे ये आएंगे खिलजी वंश, और इनका जो रूल चलेगा वो चलेगा 1320 ईस्वी तक। ठीक है, लेकिन इसमें जो अलाउद्दीन खिलजी है वो कुछ इंपॉर्टेंट है। यानी अगर मैं इसको एक के लिखूं तो अलाउद्दीन खिलजी है ये इंपॉर्टेंट रूलर हुआ था। इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद जो आते हैं ये आते हैं तुगलक वंश। कौन से वंश आते हैं? तुगलक वंश। और जैसे ही खिलजी वंश का खात्मा होता है 1320 में, यहाँ पर आ जाते हैं तुगलक वंश, जिनका टाइम पीरियड होता है 1320 से लेकर 1414 तक। उसके बाद में लास्ट में आते हैं सैयद वंश आते हैं 1414 से लेकर 1451 तक। और फिर लास्ट में जो दिल्ली सल्तनत के हैं लोधी वंश। और इब्राहिम लोधी को हराकर, यानी इब्राहिम लोधी को हराएगा कौन? बाबर हराएगा। कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में 1526 में ये इसको हरा देगा इब्राहिम लोधी को बाबर। और फिर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी जो काफी लंबे टाइम तक चला। तो इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आप लोग ये याद रखिएगा कि चाहे गुलाम वंश हो, चाहे खिलजी वंश हो, चाहे तुगलक वंश हो, चाहे सैयद वंश हो, या फिर लोधी वंश हो, ये सारे के सारे स्लेव होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या थे? गुलाम थे एक दूसरे के। ठीक है, तो गुलाम वंश इसलिए इसका नाम पड़ा। तो सबसे पहले इस गुलाम वंश पर चर्चा करते हैं और ये देखते हैं कि गुलाम वंश का जो शासक है वो पहला कौन हुआ था। तो गुलाम वंश को जो फाउंड किया था वो थे हमारे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, सॉरी, कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और ये इसका मतलब ये संस्थापक काउंट होंगे। जो भी रूलर सबसे पहले अपनी डायनेस्टी का फाउंड करता है, ठीक है, उनकी स्थापना करता है, तो हम उसको फाउंडर कह सकते हैं या फिर स्थापित करने वाला कह सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं गुलाम वंश पर।
तो गुलाम, ये जो अभी मैंने आपको बताया कि ये गुलाम था, ठीक है। तो आपने कभी सुबुक्तीन और अलबतीन का उनका नाम सुना होगा, उनका ये गुलाम था, ठीक है। उनका ये गुलाम था। तो जैसे ही उधर सुबुक्तीन की मृत्यु होती है तो लाहौर के जो इनके वजीर थे, ठीक है, याद रखिएगा कि इनका जो सेनापति, जो मंत्रिमंडल होता है ना, वो जैसे ये मोहम्मद गोरी मरता है, सॉरी मैंने सुबुक्तीन बोल दिया, जैसे ये मोहम्मद गोरी मरता है तो यहाँ पर जो इसके सारे के सारे जो मंत्रिमंडल होते हैं वो इसको बुलाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को, और उनको ये बोलते हैं लाहौर में बुलाकर कि आप अपनी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश कीजिए, यानी अपने साम्राज्य को यहाँ पर स्थापित कीजिए, क्योंकि ये गुलाम था तो इसे हम गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। इन्होंने, आप देख सकते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ ज्यादा टाइम तक रूल नहीं किया था, इन्होंने 1206 से लेकर 1210 तक ही शासन किया था। तो गुलाम वंश में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे एक तो इनका टाइम पीरियड है, 1206 से लेकर 1210 तक इनका टाइम पीरियड चला था। और दूसरे जो चीज है कि इनके संस्थापक कौन थे, तो इनके संस्थापक का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन सा? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक का एक नाम और है जिसको हम बोलते हैं लाख बख्श। क्या बोलते हैं? लाख बख्श इनका नाम होता है, लाख बख्श, ठीक है। और इनकी राजधानी क्या थी? लाहौर थी। ऐसे आप याद कर सकते हो कि क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में बुलाया था सभी मंत्रियों ने कि आइए और आप अपने वंश की स्थापना कीजिए, यहाँ पे आप रूल करिए इस एरिया में, इसलिए उनकी राजधानी कौन सी थी? लाहौर थी। एक इनके दरबारी जो कवि थे या फिर इनके जो पोइट थे उस टाइम पे, समकालीन जो राजकवि हुआ करते थे हसन निजामी, इनको यहाँ पर संरक्षण मिला था। इंपॉर्टेंट है, आपको कोई सा भी रूलर पढ़ ले आप, एक तो कोई सी भी डायनेस्टी पढ़ ले, कोई सा भी वंश पढ़ ले, तो आपको एक तो संस्थापक नाम पता होना चाहिए कि भाई संस्थापक कौन था, एक उनकी राजधानी क्या थी, और एक उनके दरबारी कवि या किस आदमी को वहां पे संरक्षण मिला हुआ था। अब बात करते हैं कि संस्थापक हो गया, फिर इनकी राजधानी होगी, इनका उपनाम हो गया, इनका संरक्षण हो गया। अब इनके द्वारा किए गए इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट जो निर्माण है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, एक प्रसिद्ध सूफी संत हुए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कौन? सूफी संत, प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनकी याद में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। तो आपको याद होना चाहिए कुतुब मीनार कहाँ पर है। चलिए कमेंट करके बताइए कुतुब मीनार कहाँ पर है, ठीक है, गूगल सर्च मत करिएगा। तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। लेकिन जैसे ही कुतुब मीनार बन रही थी तो बीच में इनकी क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु कैसे होती है? चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इनकी मौत हो जाती है। और जैसे इनकी मौत होती है, इनका जो दामाद होता है, कौन? इनका जो दामाद होता है इल्तुतमिश, वो यहाँ पे क्या बन जाता है? वो यहाँ का रूलर बन जाता है। क्या बन जाता है? रूलर बन जाता है, ठीक है। तो चौगान खेलते हुए घोड़े से चौगान खेलते इनकी हो जाती है मृत्यु। अब जैसे इनकी मृत्यु होती है तो फिर इल्तुतमिश यहाँ का राजा बन जाता है। और जो शेष कुतुब मीनार का जो शेष निर्माण है वो कौन करवाएगा? अब करवाएंगे इल्तुतमिश। तो आप ये याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। लेकिन बीच में इनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो शेष निर्माण है वो कौन करवाएगा? ये इल्तुतमिश करवाएगा। अब आते हैं कि इनकी मौत कैसी हुई। इनकी मौत हुई चौगान खेलते। चौगान जानते हो आप? पोले खेलते हैं, एक घोड़े पर बैठकर वो उस बॉल को मारते हैं, ये खेल होता है पोलो। चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर ऐबक की क्या हो जाती है? ऐबक की मृत्यु हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि गुलाम वंश किस प्रकार से आगे बढ़ा था। अगर हम आगे बात करें तो इनके बाद में जो रूलर आते हैं वो होते हैं हमारे इल्तुतमिश। कौन आते हैं? इल्तुतमिश आते हैं, ठीक है। इल्तुतमिश से पहले मैं आपको कुछ याद दिलवाना चाहूं कि ये जो वंश है ना, आप इस वंश को याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप इन वंश को याद कर सकते हो, जैसे एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड है। तो आप इनको याद कर सकते हो, किस प्रकार याद कर सकते हो? देखिएगा मैं आपको ये बताता हूँ, इनका टाइम पीरियड तो वैसे आपको याद रखना ही है, ठीक है। इनका एक ट्रिक होती है, वैसे मतलब ट्रिक से तो कोई काम बनता नहीं है, लेकिन फिर भी देखो, ये आप पढ़ सकते हो गुल। क्या पढ़ सकते हो? गुल। ये गुल, ये खिला, गुल खिला तो शायद लोधी मिले। ऐसे याद कर सकते हो, गुल खिला तो शायद, गुल खिला तो शायद लोधी मिले। यानी पहले आएगा दिल्ली सल्तनत में गुल यानी गुलाम वंश, खिला यानी फिर खिलजी वंश, फिर तो यानी तुगलक वंश, फिर शायद यानी सैयद वंश, और फिर लोधी यानी
लोधी, बस ये इनका टाइम पीरियड हो जाएगा। तो गुलाम वंश में 1206 से इन्होंने रूल स्टार्ट किया था 1290 तक। अगर हम बात करें 1206 से 1210 तक जो रूलर थे हमारे, वो कौन थे? वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इनके बाद में जो इनके रूलर आएंगे वो आ जाएंगे कौन हमारे? वो आ जाएंगे इल्तुतमिश, क्योंकि इनकी तो मौत हो चुकी है, चौगान खेलते हैं, इसलिए आगे का जो पोर्शन है वो हम करेंगे कल करेंगे। कब करेंगे? कल करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसका पार्ट जो है, इसके आगे का पार्ट यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के आगे का यानी इल्तुतमिश का पार्ट हम अगले लेसन में करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। साइनिंग ऑफ।